अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखा जाता है और फिर उसको पब्लिश करने के लिए क्या तरीक़ाकार होता है और किन किन मराहल से उसने गुजरना होता है और रिसर्च आर्टिकल लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह मुख्तसर बात करेंगे और कुछ स्लाइड्स आपके सामने मैं रखूँगा और कुछ प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताऊंगा कि किस तरह से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। एक रिसर्च आर्टिकल जो होता है वो एक यूं कह लें कि एक छोटा सा आपका मकाला ही होता है। जिस तरह आप पूरा एक थीसिस लिखते हैं तो ये भी एक मुख्तसर सा उस थीसिस की तरह का एक निचोड़ होता है, जिसमें मुकम्मल रिसर्च मेथडोलॉजी भी होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी होती है, इंट्रोडक्शन भी होता है, क्वेश्चंस भी होते हैं, उसके आंसर्स भी होते हैं, डिस्कशंस भी होती है, कंक्लूजन भी होती है। तो गोया कि पूरा एक मकाले के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं तो एक रिसर्च आर्टिकल के अंदर भी इख्तिसार के साथ वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, ज़रूरत कब पेश आती है? तो यकीनी तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूरत पेश आती है कि आपने अपने पीएचडी या एमफिल के अंदर कम से कम दो चार पांच आर्टिकल्स तो लिखने ही होते हैं। तो दो तो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके अलावा आपको मज़ीद भी लिखने होते हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है एक तालिब इल्म के लिए वो ये होता है कि उसका जो रिसर्च आर्टिकल है वो उसके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। टॉपिक से रिलेटेड कैसे करना है मैं अभी करके बताता हूँ। नंबर दो ये है कि वो रिसर्च आर्टिकल के अंदर मेन ऑथर के तौर पर होगा और उसके सुपरवाइजर जो है वो को ऑथर होने चाहिए। तब जाकर वो यूनिवर्सिटियां कंसिडर करती हैं कि ये आपकी जो रिसर्च है वो हाँ आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो ये आप लाजमी किया करें कि अपने सुपरवाइजर को ऑथर के तौर पर अपने आर्टिकल के अंदर, और जाहिर है कि आप अपने सुपरवाइजर को दिखा रहे होंगे अपने आर्टिकल को और उससे फीडबैक ले रहे होंगे। तो उसके बाद फिर जाहिर है उनको ऑथर रखना भी बनता है। और जब वो ऑथर होंगे तो आपकी रिसर्च में अगर बाद में आप किसी जगह पे अप्लाई करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके ऐसे आर्टिकल्स हों कि जो आपके सुपरवाइजर के साथ मिलकर लिखे गए हों। और दूसरी बात यह है कि वो पब्लिश अच्छे जर्नल्स के अंदर हों, यानी पाकिस्तान के अंदर भी स्कोपस लेवल के या WX लेवल के जर्नल्स के अंदर हों, या इंटरनेशनल सतह पर भी अगर आप देखते हैं तो इंडेक्स जर्नल्स जो हैं जिनके अंदर बाकायदा वो उनकी इंडेक्सिंग का जो मेयार है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया उसके अंदर वो आते हों। और साथ ही ये है कि उनके अंदर रिव्यू की एक अच्छी स्ट्रांग टीम बैठी हुई हो कि जो आपके आर्टिकल को रिव्यू करने के बाद फिर उसको रिजेक्ट या कबूल करती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो एक आर्टिकल के अंदर आपको चाहिए होती हैं। और आर्टिकल जो है अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस तरतीब से फिर लिखना होता है। और अगर आप एक स्कॉलर हैं, डॉक्टर हैं, जाहिर है कि वो उनको तो बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम उनसे ही सीखते हैं। अलबत्ता ये है कि वहाँ पर फिर ये कि कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आपको रिसर्च करके उसका एक सोल्यूशन वो दुनिया को देना है आपने, तो उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना होता है। फिर इसके साथ साथ ये होता है कि मुख्तलिफ जो रिसर्च जर्नल्स हैं जो आर्टिकल्स आपके पब्लिश करते हैं उनकी तरफ से कॉल फॉर पेपर के नाम से बाकायदा इश्तिहारात चलते हैं एकेडमिक प्लेसेस के अंदर। और इस तरीके से लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूनिवर्सिटीज़ के अपने ग्रुपों में कि भाई ये एक जर्नल है जिसकी तरफ से ये आया है। मैं अभी आपको उसका एक नक्शा भी दिखा देता हूँ। तो उनके कॉल फॉर पेपर के मुताबिक आपने उस थीम के मुताबिक फिर आर्टिकल जो है उस पेपर के लिए लिखना होता है, स्पेसिफिक उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और उनके थीम को फॉलो करते हुए। अगर आपका आर्टिकल किसी और उन्वान पे है और आप जिस जर्नल को भेज रहे हो वो जर्नल ही मेडिकल का है, मसलन किसी और टॉपिक का है, तो आपका आर्टिकल उसमें जाते ही वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आर्टिकल लिखकर मुतलका जर्नल्स को ही भेजना होता है, गैर मुतलका जर्नल्स को नहीं भेजना होता। यही है कि पहले जर्नल्स फाइंड करें, उनकी सारी गाइडलाइन को पढ़कर उसके मुताबिक आप आर्टिकल तैयार करके उस जर्नल को देंगे, वो एकदम से एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम साथ साथ स्लाइड्स देखते हैं और फिर उसके साथ साथ हम इंशाल्लाह इस सारे पूरे जो मरहला है इनको अमली तौर पर भी इंशाल्लाह हम सीखते हैं। तो आर्टिकल के लिखने के मराहिल और उसके पब्लिश करने के मराहिल के हवाले से इस प्रेजेंटेशन को हम साथ साथ देखेंगे कि सबसे पहले ये कि हम तहकीक ये मकाला क्यों लिखते हैं। तो सबसे पहले ये कि गहरी तहकीक बामकसद और अमीक मताला जो होता है वो आपको करके कोई प्रॉब्लम का हल आपने पूरी दुनिया को देना होता है, इसके ऊपर आप रिसर्च करते हो। और हकीकी मसला होता है कि हर मकाले का आगाज़ मुआशरे या इल्म के किसी हकीकी उलझाव से होता है। नया इल्म आप दे रहे होते हो और हल दे रहे हो कि मुआशरे को नया इल्म और मसाइल का हल आप फराम करते हो।
यहाँ पे देखें, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी इंटरनेशनल और नेशनल जो जर्नल्स होते हैं उनकी तरफ से बाकायदा एक कुछ तारीखें होती हैं, उन तारीखों में वो अपना जो इशू है उसको पब्लिश करते हैं। तो उसके अंदर अगर आप अपने आर्टिकल को भेज देते हैं तो वो आर्टिकल जो है वो रिव्यू के बाद एक्सेप्ट हो जाता है। कुछ को आपको फीसेस देनी पड़ती हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। तो मजल्लात कॉल फॉर पेपर्स के जरिए अपने मतलूबा मौज़ूआत का ऐलान करते हैं, और मकाले की कबूलियत के लिए दुरुस्त मजल्ले का इंतखाब सबसे अहम कदम है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से कॉल फॉर पेपर की जो होता है वो आता है, और आपको उसके अंदर जो है ना वो अपने पब्लिश करने के लिए कहना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें कि इस तरह से ये एक जर्नल है, मसलन इसकी वेबसाइट मैंने खोली है, और जर्नल फॉर टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, और कॉल फॉर पेपर इनका आया हुआ है कि भाई हमें जो है ना ये मसलन ये बहुत पहले का है, तो जनवरी 2026 में ये इशू पब्लिश होना था। ये थीम है हमारे जी के टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इनोवेशन मैनेजमेंट। इन थीम्स के ऊपर आपसे पेपर मतलूब हैं। आप हमारे इस जर्नल के अंदर पेपर को पब्लिश कर सकते हैं। और इस सूरत में फिर ये कि फलां, यानी ये देखिए 1 अगस्त 2025 को ये होगा, 30 अक्टूबर 2025 को फिर पहले आपने जो है ना वो सबमिशन ओपन होगी, उसके बाद आपने अपने पेपर को जो है वो उसकी डेडलाइन है कि पेपर आपने इससे पहले पहले सबमिट करना है। उसके बाद नवंबर में जो है ना ये नोटिफिकेशन फॉर रिव्यू होगा, यानी आपका पेपर एक रिव्यू टीम जो है उसका रिव्यू करेगी, और उसके बाद फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा। और फिर दिसंबर ये होगा कि इसके ऊपर जो कॉपी एडिटिंग होगी, और फिर ये जाकर 25 से 31 दिसंबर 2025 में जाकर एस्टिमेटेड डेट टू पब्लिश होगा। ये होता है किसी भी एक जर्नल के अंदर पेपर के जो मराहल होते हैं पब्लिश होने के, ये होते हैं। तो इस तरीके से हर एक पेपर की तरफ से और हर एक जर्नल की तरफ से इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है, और आप इसको देखकर इसके मुताबिक पेपर तैयार करके इनके यहाँ भेज देते हो, और ये फिर पब्लिश कर देते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी या आईटी के स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह के जर्नल्स को फाइंड करेंगे, वरना आप इंटरनेट पे जाकर अपनी फील्ड से रिलेटेड जर्नल्स को फाइंड करेंगे। उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाती है, उसमें आप तलाश करेंगे कि मैं किस जर्नल के अंदर भेजूं। फ्री वाले भी देखें, तो कोशिश करें कि बहुत पहले से भेजें, और फिर वो रिव्यू टीमें उसके ऊपर काम करती रहती हैं। कभी आपके पास 2 दफ़ा वापस आएगा, कभी 3 दफ़ा वापस आएगा। आपने उसको करेक्शन करनी है, करेक्शन करके वापस भेजना होता है। तो ये है पूरी तरतीब, जिस तरतीब से ये चलता है। हम आगे बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। मौजू और मुजल्ले का जो अ, दायरा कार है, इसको आपने जरूर देखना है। जैसे कि अभी हमने देख लिया कि जो मुजल्ला यानी जर्नल, उसने जो जो थीम आपको दी है, उस थीम के मुताबिक अगर आप अपना आर्टिकल लिखते हो तो वो फौरी तौर पे कबूल कर दिया जाता है, और अगर उससे हट कर लिखते हो तो वो फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया जाता है। और फिर ये है कि आपकी जो तहकीक है वो एक एकेडमिक राइटिंग होती है रिसर्च आर्टिकल के अंदर। उसमें बाकायदा आप मेथडोलॉजीज को यूज़ करते हो, और उसमें फिर आपका जो नीचे जो को ऑथर है वो आपका सुपरवाइजर या कोई दूसरा जिसने आपके साथ मिलकर, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट आपका दोस्त है जिसने मिलकर आपके इस आर्टिकल को के अंदर काम किया है, तो आप उसको अपने को ऑथर के तौर पर रख सकते हैं। यानी को ऑथर आपके कम से कम 2 3 भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। मेन ऑथर जो है वो आप होने चाहिए। इस तरीके से साबका तहकीक का गहरा जायजा यानी लिटरेचर रिव्यू आपके आर्टिकल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपका अभी मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह कि कैसे आपने लिटरेचर रिव्यू करना होता है किसी भी आर्टिकल के अंदर। ये बुनियादी चीज़ होती है कि आप ऐसे ही नहीं लिख रहे होते, कॉपी पेस्ट नहीं मार रहे होते, बल्कि आपने बाकायदा से आर्टिकल से लिटरेचर को रिव्यू किया है। फिर उसके मुकाबले में आप आकर डिस्कशन वाले पोर्शन के अंदर अपने आर्टिकल के अंदर आप लिख रहे होते हैं। और तरीक़ेकार और तहकीकी फ्रेमवर्क जो होता है, यानी रिसर्च मेथडोलॉजी, और इसी तरीके से जिसके अंदर आप बताते हो कि भाई मैंने इस आर्टिकल को लिखने के लिए भी इवन 2 या 3 लोगों का इंटरव्यू किया है, और उस इंटरव्यू के डेटा को मैंने लाया है, और उसके ऊपर मैं एनालिसिस करके मैं अभी लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मैंने कोई 2 4 आर्टिकल पकड़े और 5वां आर्टिकल लिख दिया, बल्कि आपने फील्ड वर्क मसलन किया हुआ है, या ये कि आपने कुछ सर्वे किया है इस आर्टिकल को लिखने के लिए। तो मैंने जैसे आपको कहा कि एक आर्टिकल भी एक मकाले ही की, गोया कि एक थीसिस ही की एक छोटी सी शक्ल होती है। इसलिए इसके अंदर इतनी ही तहकीक जरूरी होती है जितनी आप उस तरीके से अपने थीसिस में कर रहे हैं। बाकी ये कि सरका से बचने के लिए आपने प्रॉपर रेफरेंसेस दिए होते हैं जोटेरो का या मंडेले का इस्तेमाल करके, तो एक अच्छा आर्टिकल आपका कहलाता है। और ये जदीद
फ्रेमवर्क है जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूँ। तो इस तरतीब से हम नोटबुक इल्म से जाकर बनाएंगे, और आपके टॉपिक से रिलेटेड कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और फिर ये है कि आलमी सतह पर जाकर आप अपने आर्टिकल को कैसे पब्लिश कर सकते हैं। तो ये उसके हवाले से मुख्तसर सी बात थी, और वो पिछली वीडियो में हमने बता भी दिया कि पब्लिश कैसे करना है। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं आर्टिकल को लिखने की। सबसे पहले हम स्टूडेंट के लिए करते हैं। स्टूडेंट को अक्सर ज़रूरत होती है कि वो अपने रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल लिखें। तो उसके लिए उनके पास अगर प्रपोजल है, प्रपोजल उनका मौजूद है, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रपोजल को ही हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और उसी से ही हम जो है आइडियाज़ निकालेंगे। और अगर उसने थीसिस कुछ तो कुछ लिख दिया है और आप चाहते हैं कि ये दूसरे चैप्टर से भी एक आर्टिकल निकाल दूं, तीसरे से भी एक आर्टिकल निकाल दूं, तो कैसे निकालेगा, उसका एक तरीका है। हम मसलन जाएंगे नोटबुक एलएम के अंदर। यहाँ से हम उसको नोटबुक एलएम को अपना पहला काम ये करेंगे कि हम नोटबुक एलएम को अपना एक रिसर्च प्रपोजल देंगे। अगर आपके पास प्रपोजल है, अगर आपने थीसिस का कुछ हिस्सा लिख दिया है, तो कुछ ना कुछ तो आपने अपने रिसर्च से रिलेटेड इसको देना होगा। कॉपी टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर जाकर कुछ चीज़ डाल रहे हो, या ये कि आपके पास प्रपोजल बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, या थीसिस बना हुआ है, वो आपने देना है। जैसे मैं यहाँ से आता हूँ और मैं अपना यहाँ से कोई ना कोई एक आध फाइल इसको दे देता हूँ। ये मैं अपना रिसर्च प्रपोजल फॉर एग्जांपल इसको देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रिसर्च प्रपोजल को सामने रखते हुए जो है वो आर्टिकल लिखूं। अब मैंने यहाँ पे इसको ये दे दिया। ठीक है, ये मेरा रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे आ गया है। ये इधर आ गया है मेरे पास। ठीक है, और अब मैं इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ या उर्दू में लिखना चाहता हूँ, आपकी मर्जी है। तो मसलन मैं यहाँ पे इंग्लिश में इसको कर लेता हूँ। कोशिश करें इंटरनेशनल लेवल पर आपके आर्टिकल जो है वो इंग्लिश में पब्लिश होने चाहिए। आजकल इंग्लिश में भी लिखना इतना मुश्किल नहीं रहा, तो इसलिए आप इंग्लिश में ही कोशिश करें कि लिखा करें। तो मैं यहाँ से इंग्लिश में करता हूँ, और मैं अब इसको क्या कहता हूँ, फिलहाल तो नोटबुक एलएम के अंदर हूँ। जेमिनाई के साथ जोड़कर भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ हूँ चूंकि मैंने नोटबुक एलएम के अंदर अपने इसी रिसर्च आर्टिकल के लिए मजीद सोर्सेज भी मंगवाने हैं। तो फिलहाल मैं इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा, और वो ये है कि अच्छा, एक बात सबसे पहले हम और कर लेते हैं, वो आपकी आसानी के लिए। वो ये है कि फिलहाल हमने इसको अपना प्रपोजल दिया है, और मैं चाहता हूं कि इस प्रपोजल की से हम कुछ उन्वानात इससे ले लें। लेकिन उन्वानात लेने से पहले हम जो लंबा काम है वो भी अब साथ साथ ही करते हैं। वो कहते हैं कि भाई, लेकिन इससे पहले ये कि चूंकि हम लंबा काम करेंगे, तो वो ज़ाहिर है हमें टॉपिक चाहिए। तो सबसे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आकर उसी टॉपिक से रिलेटेड हम इंशाल्लाह इससे जो सोर्सेज है वो मजीद आर्टिकल्स मंगवा लेंगे। तो पहले हम यही काम करते हैं। आई वांट टू राइट रिसर्च आर्टिकल विच मस्ट बी रेलिवेंट टू माई रिसर्च टॉपिक। प्लीज सजेस्ट एट लीस्ट 5 टॉपिक्स फॉर माई आर्टिकल्स। अब हम इसको इससे ना खुद आइडिया लेते हैं कि ये मेरी रिसर्च है। ज़ाहिर है मैंने रिसर्च प्रपोजल आपको दे दिया है, इससे रिलेटेड मैंने अभी आर्टिकल लिखना है, तो मुझे कम से कम 5 टॉपिक दे दो, ताकि हम इसमें से चूज कर लें कि हम किस पर लिखना चाहते हैं। तो इसने ना ये हमें सजेस्ट कर दी, कहते हैं कि हेयर here are 5 research articles topics relevant to your broader research on integrating modern and traditional education in Pakistani madrasas, drawn directly from your proposal। मेरे प्रपोजल से ही उसने ये निकाले हैं। कहते हैं कि सबसे पहला आर्टिकल तो मुझे ये लगता है कि इस पर लिखो, द इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल इन पाकिस्तानी मदरसा। दूसरा मुझे ये दे रहा है, और साथ कह रहा है कि ये क्यों मुफीद है। ठीक है जी,
ये है जी, ओवरकमिंग इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस टू मॉडर्नाइजेशन इन ट्रेडिशनल इस्लामिक स्कूल। तीसरा, ब्रिजिंग द दीनी दुनियावी डिवाइड, ए कंपैरेटिव केस स्टडी ऑफ जामियत और रशीद एंड मिनहाज अल कुरान। अब ये मुझे कम से कम 4 से 5 टॉपिक्स दिए हैं। अब मुझे, अब इनमें से किस पर मैंने लिखना है तो मैं खुद ही चूज करूंगा। आपने भी इसी तरीके से अपना थीसिस देकर, अपना प्रपोजल देकर इससे आइडिया ले लेना है। जब आइडिया आपको एक दफ़ा ये दे देगा, तो मसलन इनमें से कोई एक मैं लेता हूँ। मैं ये सबसे पहले वाला ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मेरे पास अगर आर्टिकल्स नहीं है, वरना आपने थीसिस लिखा है, आपने प्रपोजल लिखा है, तो जितना भी आपने मवाद वो पहले उसके लिए इकट्ठा किया था, उसी को भी आप अपने आर्टिकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, इसके लिए मैं नया एक नोटबुक एलएम बनाता हूँ और नया काम करता हूँ, तो ठीक है, इसी नोटबुक एलएम के अंदर प्रपोजल दिया हुआ है। अब आप जो है ना, यहाँ आकर ऐड करो सोर्सेज को, इसको डीप पे रखो, इसको वेब पे ही रखो, इसको डीप पे रखो, और यहाँ इसको पेस्ट कर दो। ये उन्वान आपका पेस्ट हो गया। नीचे जाएं, शिफ्ट एंटर दबा के, और इधर आप इसको प्रॉम्प्ट दें। आई वांट टू राइट ए रिसर्च आर्टिकल अबाउट रिसर्च आर्टिकल एंड above is my articles topic, please find scopus level researches for my article, at least 40 sources should be find out। अभी इसको मैंने ये कहा कि आप मेरे लिए कम से कम 40 स्कोपस लेवल के मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड जो सोर्सेज हैं वो तलाश करके ले आएं, और आर्टिकल्स खुद तलाश करके ले आएं। अब ये तलाश करके ले आएगा, और उस दौरान जब हम ये तलाश करके ये हमें दे देगा, तो हम इसको जाकर जेमिनाई के अंदर लिखाई करना शुरू कर देंगे। और एक आर्टिकल को कैसे लिखना है, तो ये आइडियाज़ में आपको यहीं से ही आपको मैंने दे दिए। अब इसके बाद आगे क्या होगा, हम जैसे ही ये तैयार होता है, इसके बाद हम फिर इसको लेकर जेमिनाई की तरफ जाते हैं और फिर वहां पे लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, ये 30 के बजाय 42 सोर्सेज लेकर आ गया है। यानी 42 रिसर्च आर्टिकल्स और दीगर जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, और जितना भी डाटा था, वो मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड उसने खुद तलाश करके ले आया है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर तलाश किए। प्रो वर्जन होना चाहिए नोटबुक एलएम का। तो ये देखें, ये तलाश करके ले आया है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे बुनियादी जो काम आपने करना है ना, वो काम ये करना है कि आपने ऐसे ही आंखें बंद करके आर्टिकल नहीं लिखना। बड़ी नवाजिश होगी आपकी कि ये काम आप ज़रूर करें। कि जब ये इसने सोर्सेज दे दिए ना, तो इसने 42 सोर्सेज तलाश करके लेकर आया है, तो इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा काम आपके इस पे हुआ है। तो अब अच्छा आर्टिकल आप उस वक्त लिख सकेंगे कि आप इसको पढ़ें पहले, कम से कम घंटा 2 घंटे लगा के जम के आप इससे प्रॉम्प्ट देते जाएं, और इनके अंदर से उस डेटा को पढ़ते चले जाएं। अब मसलन फॉर एग्जांपल, मैं इसी टॉपिक को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस टॉपिक को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अ, इसको मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कोटेशंस फ्रॉम द सोर्सेस।
ये मैंने ना वैसे इस रैंडम से दिया है। आपने ये करना है कि इससे ना बहुत गहरे गहरे सवालात करने हैं इनको समझने के लिए, इन पूरे आर्टिकल्स का मताला करने के लिए। तो मैंने मसलन कहा कि भाई मुझे रेलिवेंट जितने भी कोटेशंस हैं इन आर्टिकल्स के अंदर, वो मुझे ज़रा आप दिखाएं कि क्या है मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड, इन इन लोगों ने क्या कहा है। तो ये मुझे अब देगा। अब देखना मुताला आप कैसे करना है। आपने अच्छे तरीके से मुताला करना है, यहाँ से ऑडियो बना बनाकर इस टॉपिक को समझना है, स्लाइड्स बना बनाकर, वीडियो बना बनाकर, माइंड मैप बना बनाकर आपने इसको समझना है। 2-3 घंटे जब आपने लगाकर इसको समझ लिया, फिर उसके बाद आप लिखने की तरफ जाएं। अब ये देखें, जैसे ये मुझे लेकर आ गया और मुझे कहता है कि भाई here are relevant quotations from the sources to support your research articles on the implementation and effectiveness of project based learning PBL in Pakistani madrasas categorized by key themes। सबसे पहले नंबर पर कहता है कि मैं इस पे आपको डाटा देता हूँ कि conceptual alignment of PBL with Islamic education, project based learning is a student centered institutional approach where learners investigate and respond to authentic, complex and real world problems। कहते हैं ये वाली बात मैंने जो उठाई है ना, तो ये इस आर्टिकल से उठाई है। जैसे मैं इस पे ले आता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि मुझे बताओ। तो कहते हैं कि इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल के अंदर ये वाली बात मैंने यहाँ से उठाई है, तो मैं जाकर इसको पढ़ूंगा पहले। तो हर बात को ना डिटेल में जाकर आपने पढ़ना है। जो बात इसने लिखी है क्लिक करके इधर आकर आर्टिकल में भी समझें। ओके, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क सिंथेसाइजिंग, देखिए उसने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपको भी आपके आर्टिकल में चाहिए होगा, तो देखिए इसने आर्टिकल में पहले से डाला हुआ है। सिंथेसाइजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इस्लामिक पेडागोजी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज a student center Islamic student center institutional instructional approach where learners investigate and respond to। यूं करके आपने ना अच्छे तरीके से एक एक सोर्स को पढ़ना है, समझना है। जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो उस दौरान आपको फिर सवाल जहन में आएगा, चाहिए भी पूछना चाहिए, तो फौरी तौर पर सवाल को नोट करें। अभी एकदम से सवाल तो नहीं देना ना, क्योंकि आपने पढ़ते पढ़ते शायद मुमकिन है कि 10 सवाल आपके जहन में आ जाएं। आते ही फटाफट उस सवाल को नीचे नोट करते जाएं ताकि भूल ना जाए। फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल पूछते चले जाएं। तो आप इस टॉपिक को चंद ही मिनटों में, ये 42 आर्टिकल्स को आप छान चुके होंगे। आपको सारे 42 आर्टिकल्स पढ़ने के ऊपर मुमकिन है 42 दिन लग जाते, लेकिन इधर आकर आपने सिर्फ 42 मिनट के अंदर भी ना बस ये मेहनत कर ली कि एक एक के ऊपर क्लिक किया, जाकर उसको रेलिवेंट जगह को पढ़ते गए, इसको मजीद सवाल देते गए, जाकर रेलिवेंट जगह को पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। जब एक दफा ये सारा कुछ आपने पढ़ लिया, अब आपको समझ आ गया कि इन 42 आर्टिकल्स में है क्या। अब आओ लिखते हैं। और यहाँ आकर फिर अब लिखने का मरहला शुरू हो जाता है। यहाँ आकर आप अपना जेमिनाई खोलते हैं और इधर भी आपने जाहिर है कि कॉपी पेस्ट थोड़ा ही करना है। मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है आपने। तो यहाँ आकर आप अपना यही नोटबुक एलएम पहले तलाश करें कि आपको यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता। तहकीकी मैं देखता हूँ कि इसका नाम क्या, जदीद और कदीम तालीम का संगम। तो अब यहाँ पे देखें, ये नोटबुक एलएम का जो ये वाला हिस्सा आ चुका है जिमनाई के अंदर, ये सबसे बेस्ट है। इधर ही आकर खोलें और ये देखें ये आ गया मेरे पास। तो इधर जो है ना आपका फ्री वाला जिमनाई भी तंग नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अंदर ही आप खोल रहे हो, ठीक है। वरना दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ से आप न्यू चैट पे जाकर इधर से ऐड करते हो, तो वो ऐड किया जाने वाला कभी कभार गड़बड़ करता है। इसको प्रो पे रख लिया, यहाँ पे आकर इसको आप गाइडेड लर्निंग पे रखें। और यहाँ से आप इस वक्त नोटबुक इल्म के अंदर 44 सोर्सेज के अंदर मौजूद हैं। हो गए कि अब यहाँ पे लिखाई का काम करते हो। अब यहाँ पे आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जिस जर्नल में आप भेज रहे हो, तो कम से कम उन 3-4-5 जर्नल्स की गाइडलाइन या उनके लिंक्स, जैसे मैंने यहाँ पे ये जर्नल खोला हुआ है, तो मैं इसका लिंक्स यहाँ पे कॉपी करके, तो कॉपी करके इसको दे सकता हूँ। फिलहाल मैं इसमें नहीं पब्लिश कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के, तो मुझे तो आगे से कहेगा भाई ये किस में पब्लिश कर रहे हो, लेकिन मैं नाम दे सकता हूँ। तो या तो आप जर्नल्स के तलाश करके, जिन जर्नल में आप अपने इस आर्टिकल को भेजना चाहते हो उनका नाम तलाश करके यहाँ प्रॉम्प्ट के अंदर दोगे, या ये कि उनके लिंक्स इधर लाकर पेस्ट करोगे और उसको कहोगे मैं इन जर्नल्स के अंदर अपने आर्टिकल भेजूंगा, लिहाजा मुझे जो आर्टिकल लिखना है वो इन जर्नल्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखना है। अब मैं एक प्रॉम्प्ट छोटा सा बनाया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये है कि आई वांट टू राइट रिसर्च आर्टिकल ऑन द अबाउट टॉपिक। अबाउट टॉपिक तो मैंने दिया नहीं है, वो अभी दे देता हूँ। शिफ्ट एंटर करके ऊपर दे देते हैं, और वो ये है, ठीक है। तो इस बार मैं लिखना चाहता हूँ आई विल पब्लिश इन द जर्नल
ऑफ IIUM अशजरा, ये जर्नल का नाम था IIUM का, तो मैंने इसका नाम दे दिया। आपने भी इसी तरह करना है कि भाई मैं इस आर्टिकल को इन इन जर्नल्स के अंदर पब्लिश करूंगा, लिहाजा उनकी रिक्वायरमेंट तो इंटरनेट पर पड़ी हुई है, आपको भी पता है, लिहाजा उसके मुताबिक मुझे आपने इसको लिखवाते हुए मदद करनी है। प्लीज प्रोवाइड द हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू द, अब मैं इससे कह रहा हूँ कि भाई इस इस जर्नल के मुताबिक मुझे आर्टिकल की हेडिंग बना दो कि इस पूरे आर्टिकल के अंदर कितनी हेडिंग्स होंगी। तो सबसे पहला आपका ढांचा ही यहाँ से बनता है। तो अब मैं इससे कहता हूँ कि मुझे हेडिंग दे दो। मैं किसी को कोई प्रॉम्प्ट इस आर्टिकल के हवाले से नहीं दूंगा, आपने खुद प्रॉम्प्ट बनाने हैं। अगर आप नोटबुक एलएम से अच्छा मुताला कर चुके होंगे, आपको बस सबसे पहले हेडिंग्स अपनी फाइंड करवानी है और जर्नल्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, उसके बाद फिर आपने बैठकर लिखना है। और शिकागो स्टाइल चाहिए या एपीएस स्टाइल चाहिए, आमतौर पे एपीएस स्टाइल ही चलता है आर्टिकल्स के अंदर, जिसमें एंड टेक्स्ट साइटेशन होती है और नंबरिंग भी हेडिंग्स की कुछ नहीं होती अक्सर जर्नल्स के अंदर, और इंडेक्स साइटेशन होती है और आखिर में सारी बिब्लियोग्राफी एक ही दफ़ा डाल दी जाती है। उसमें कोई इतना इशू आपको नहीं होता। अलबत्ता जो मकाले लिखते हो आप, तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि आपको शिकागो स्टाइल होता है, फुट नोट लगाने होते हैं, बकिया चीज़ें करनी होती हैं। तो यहाँ पर एक रिसर्च आर्टिकल के अंदर सीधे सीधे एंटेक्स साइटेशन होती है। अब मैं इसको कहूंगा कि एंटेक्स साइटेशन इस्तेमाल करो। पहले हेडिंग लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक हेडिंग के ऊपर काम होगा। मुख्तसर से मैं आपको बताऊंगा, अब आगे का काम आपके लिए आसान है कि जब हेडिंग आ गई, एक एक हेडिंग के ऊपर आपको ये खुद लेकर चलेगा कि अब अगली हेडिंग शुरू करूं, आप कहो कि शुरू करो, अगली हेडिंग शुरू करो। लिटरेचर रिव्यू मैंने पहले से वीडियोस में बताया हुआ है कि लिटरेचर रिव्यू वन गो में कभी नहीं लिखवाना होता। लिटरेचर रिव्यू आपने कम से कम दो दो आर्टिकल्स का लिटरेचर रिव्यू करना है, फिर दो का, फिर दो का, कम से कम 15-20 आर्टिकल्स का करना है। तो दो दो का आपने करना होता है, और उसकी कोटेशन भी उठानी होती है, पूरा खुलासा भी उठाना होता है, और उसका गैप भी लिखना होता है। तो ये मैंने पहले कई वीडियोज के अंदर आपको बता दिया है। अब ये देखिए, इसने लिखा है जी, कहता है कि भाई लेट्स स्ट्रक्चर योर आर्टिकल फॉर अशजरा, आई विल हेल्प गाइड यू थ्रू द ड्राफ्टिंग प्रोसेस with question along the way. According to the journals of official author guidelines, manuscripts must use bold, ये देखिए मुझे बता रहा है कि ये है जी, ये इसकी गाइडलाइन है। हेडिंग्स होनी चाहिए। here is the required structure adopted specifically फॉर यूर फोकस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL इन पाकिस्तानी मदरसा। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। कहते हैं कितनी लाइनों का, कहते हैं कि इतने अल्फाज पर मुश्तमिल आपका होना चाहिए, 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, और फॉलोड बाई 4 to 6 टर्म्स। अच्छा जी, नंबर 2, उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा, और इंट्रोडक्शन के अंदर कहते हैं कि ये चीज़ें शामिल होंगी आपकी: कंटेक्स्ट ऑफ द मदरसा सिस्टम, द रिसर्च प्रॉब्लम रिगार्डिंग पेडागोजिकल ड्युअलिटी एंड यूआर स्टडीज कोर ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद कहता है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपने डालना है। उसके बाद फाइंडिंग्स होंगी आपकी और डिस्कशन होंगी, और बस ये आगे आपकी जो है ना, फाइंडिंग्स और डिस्कशन के अंदर जो है ना, ये तीन आपकी मजीद हेडिंग्स होंगी, और फिर ये कंक्लूजन होगी। और इसने जो है ना, इसमें बीच में कहते हैं कि टू बिगिन। अच्छा, यहाँ पे इसने रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ना, वो यहाँ पर ही डाल दी है, देखें, इसके अंदर ही डाल दी है, इधर ही आपने कर देनी है। और लिटरेचर रिव्यू भी आपने ये इसी के अंदर ही करना है, यानी ये जब आप इसके बाद जो है ना, लिटरेचर रिव्यू लाजमी होता है। यहाँ पे इसने दिया नहीं है, लेकिन आपने एक अच्छा आर्टिकल वो होता है कि जहाँ पे लिटरेचर रिव्यू आपने साथ डालना होता है। तो ये फाइंडिंग एनालिसिस और डिस्कशन, ये इससे पहले यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू होता है। मैं कहता हूँ कि वाई यू did not mention the heading about literature review। तो देखते हैं कि ये क्या कहता है, कि ये तो होनी चाहिए, आपने क्यों नहीं डाली। तो देखें, अब आप तो है कि लकीर के फकीर नहीं है, आपको पता चल गया कि हेडिंग में खराबी है, कि भाई लिटरेचर रिव्यू बीच में नहीं डाला हुआ है इसने, तो वो आपको डलवाना पड़ेगा। अगरचे मुमकिन है कि अशजरा में उन्होंने लिटरेचर रिव्यू को बीच में ही कहीं पे स्किप किया हो, और यानी इसमें से किसी एक हेडिंग में डाल दिया हो, लेकिन ये कि हम समझना चाहते हैं कि भाई ये क्यों नहीं है, ये होना चाहिए था। हाँ, अब इसने कह दिया कि हाँ ये इस जगह पे होता है, देखिए फाइंडिंग्स से पहले लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, तो ठीक है जी, हमने इनसे इससे सीधा करवा दिया। अब इसको हेडिंग का पता चल गया, एक ही थ्रेड में आपने नीचे चलना है, ठीक है, इसी थ्रेड में आपने नीचे चलना है, अब न्यू चैट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ऊपर कंटेक्स्ट आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि भाई पहली हेडिंग सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले नहीं लिखा जाता, सबसे एब्स्ट्रैक्ट जो है वो सबसे आखिर में लिखा जाता है, जब आपका आर्टिकल मुकम्मल हो जाए। तो अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे। Now we are going to start writing our
आर्टिकल एंड वी शुड राइट इंट्रोडक्शन फर्स्ट। अब यहाँ पे तो एक तो ये था कि इंट्रोडक्शन मैंने लिखना है, लेकिन आपने ऐसा नहीं प्रॉम्प्ट देना। आपने प्रॉम्प्ट के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने कुछ लिखवाना होता है। मसलन आपके जहन में होगा, जब आपने पढ़ा होगा ना, तो आपके जहन में होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ये दो चार चीजें भी शामिल करवानी है इससे, तो प्रॉम्प्ट के अंदर लिख दो। तो ये आप ही की राइटिंग को रीराइट कर रहे हैं ना, तो लिहाजा प्रॉम्प्ट के अंदर लिखो कि मुझे इंट्रोडक्शन में ये तीन चार चीजें भी चाहिए, ये चार पांच प्रॉब्लम भी चाहिए, तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ताकि ये वो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपका वो बना दे। तो जाहिर है कि हम इस वक्त नोटबुक एलएम के अंदर वो 42 सोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है, तो ये हमेशा उधर ही से लेकर आएगा। अब हम इंट्रोडक्शन लिखवाते हैं। अच्छा, अगर इंट्रोडक्शन अगर आप 200 अल्फाज का लिखवाते हो, 300 अल्फाज का लिखवाते हो, तो वो भी प्रॉम्प्ट के अंदर लिखना है आपने कि 300 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। मुझे हवाला जात भी नोटबुक एलएम से आपने लगाने हैं, लेकिन हवाला जात भी ऐसे होने चाहिए कि जो एनटेक्स साइटेशन हो, यानी साइटेशन इधर बीच में ही होनी चाहिए। एनटेक्स साइटेशन यानी एपीआई कहेंगे तो वो खुद ही एनटेक्स में बता देगा आपको। और आखिर में रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी के लिए भी देने चाहिए। मैं अभी एक आध प्रॉम्प्ट आपको दिलाकर भी दिखाता हूँ। ये तो इंट्रोडक्शन के अंदर तो रेफरेंसेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब ये आपके ना इस गाइडेड लर्निंग वाले ऑप्शन का कमाल है कि एकदम से उसने लिखना नहीं शुरू किया। उसने कहा कि चलो इंट्रोडक्शन को हम शुरू करते हैं, एक स्ट्रांग एकेडमिक इंट्रोडक्शन हम डालेंगे, वो आप ज़रा सब्र करो, ये करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये तीन चीज़ें शामिल करूँ। कहते हैं कि सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में दूंगा और बैकग्राउंड दूंगा, और फिर उसके बाद मैं प्रॉब्लम लिखूंगा, और उसके बाद में मैंने ऑब्जेक्टिव और प्रपोज जो सोल्यूशन है उसको मैं इंट्रोडक्शन के अंदर लिखूंगा। और कहते हैं कि अब चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड को। लेकिन उसमें भी लिखने से पहले मुझे इन्वॉल्व कर रहा है। कहता है कि इफ़ यू वर टू एक्सप्लेन द प्राइमरी एजुकेशनल गोल्स एंड ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स ऑफ पाकिस्तानी मदरसास टू एन इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक ऑडियंस, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू वुड इंक्लूड। अब देखिए, होना तो ये चाहिए था कि ये लिख देता, इसने मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये चूंकि मेरे माइंड को साथ लेकर चलना चाहता है, तो कहता है कि कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड के अंदर मैं आपसे पूछता रहूंगा। यू कैन शेयर ए फ्यू रफ सेंटेंसेस और बुलेट्स पॉइंट्स, एंड वी विल रिफाइन देम इनटू एकेडमिक पोस्ट एकेडमिक प्रोज टुगेदर। कहते हैं कि आप कुछ भी बता दो हमें, कि आप एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो आर्टिकल के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। तो आप मुझे बताओ ना, कि कहते हैं कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट यानी इंट्रोडक्शन के अंदर का जो पहली हेडिंग है, यानी उसका पहला हिस्सा है, हेडिंग तो ये नहीं बनेगी, उसके अंदर मैं क्या लिखूं। तो फिर भी वो आपसे पूछ रहा है। इस तरीके से ये आपसे पूछता रहेगा। अच्छा, ये गाइडेड लर्निंग आपसे पूछ पूछ कर चलेगा। इसलिए अगर आप इसके सवालों से तंग होंगे, इसका मतलब है कि आप अच्छे रिसर्चर नहीं है, क्योंकि ये आपको देख रहा है कि आपने नोटबुक एलएम से पढ़कर आए हुए भी हो या नहीं आए हुए। यानी आपके जहन में, दिमाग में आपके आर्टिकल के हवाले से कोई ढांचा पहले से है जो आप लिखवाना चाहते हो। अगर नहीं है, तो ये रुक जाएगा, या ये कि फिर बहुत गलत ये तहकीक करके आपको देगा। तो इस तरीके इसके सवालों के जवाब आपने देते रहना, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि यस, वी शुड मेंशन द ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ मदरसा इन पाकिस्तान, प्लस टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्कूल स्कूल ऑफ थॉट्स। ये मैंने इसको एक रेंडम सा कहा है कि भाई हमें इंट्रोडक्शन के पहले पैराग्राफ के अंदर कम से कम ओवरऑल जो हिस्ट्री है पाकिस्तानी मदरसों की वो लिखनी है। और फिर साथ ही जो मकातब फ़िक्र हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के मुख्तलिफ मदरसे हैं, तो उसको मैंने लिखवाना है। तो अब ये देखें, ये इस तरह से आपने लिखवाना है। तो इस तरीके से आपने ना, अब ये आपको अभी आगे खुद ड्राइव करेगा
कि आपको कहेगा अब अगला काम करूं, अब अगला चलूं, आगे चलूं, आगे चलूं, तो आपने इसी तरतीब से लिखवाते जाना है, लिखवाते जाना है, लिखवाते जाना है। और आखिर में कैनवस का इस्तेमाल करके सारी आर्टिकल को एक ही फॉर्म में लेकर आकर आपने उसको अ, एक वर्ड की फाइल की तरफ मुंतकिल कर देना है। और रेफरेंसेस इससे जो है ना वो सारे के सारे लेने। अब मैं एक चीज रेफरेंसेस ही आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसको खत्म करते हैं। तो अब ये लिख रहा है, जैसे देखें यहाँ पे इसने मुझे तैयार कर दिया है। कहते हैं कि सबसे पहले हम ये देखें यहाँ पे ये कहता है कि मैं अभी तरतीब से लिख रहा हूँ, और ये उसने मुझे बता दिया है, देखें कि यहाँ से ना उसने, यहाँ से वी कैन वेव दिस, कहते हैं कि मैं इस तरतीब से लिखूंगा, हिस्टोरिकल रूट्स, डिवाइड, एंड ये लिखूंगा मैं, ठीक है जी। और फिर उसके बाद ये चारों और ये पांचों विफाकात हैं, टू कनेक्ट द बैकग्राउंड टू योर मेन टॉपिक, इफ इट इज एस्टेब्लिश। ना देखें, अभी तक उसने कहा कि मैं अभी लिखना शुरू नहीं किया एकेडमिक राइटिंग, लेकिन अभी तक मुझसे सवालात कर रहा है, जेन ग्राउंडिंग सेट हो रही है। कहते हैं कि इफ वी एस्टेब्लिश दैट दीज डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स गवर्न thousands of madrasa, how would you describe their shared teaching methods? Despite their theological differences, do they rely on similar traditional pedagogical approaches like rote memorization that make a that make a universal PBL intervention necessary? अब ये देखिए, मुझे कह रहा है कि अब तो बात समझ आ गई कि मैं बैकग्राउंड में ये लिखूंगा और वेफाकात की तकसीम भी लिखूंगा, लेकिन वेफाकात क्या सारे एक ही तरह की कोशिश कर रहे हैं या उनमें कोई डिफरेंट है? मुझे वो भी बताओ आप। हालांकि इसको पता है, इसने सारे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं। ये मुझे ना रेंडम नहीं लेकर चलना चाहता, मुझे इन्वॉल्व करना चाहता है। तो मैं कहता हूँ कि यस, ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स आर सिमिलर। अभी टाइम नहीं है ना, तो मैं तो बहुत मुख्तसर लिख रहा हूँ, लेकिन आपने ना 10 10 15 15 20 20 मिनट लगाने हैं एक एक इसके जवाब को देने में, अपनी मेमोरी को इधर पुट करने में, ठीक है? तो अपनी मेमोरी को बताएंगे तो फिर देखना कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। वो हकीकत में जो ये लिखेगा ये आपके दिमाग की ही इख्तरा वो लिखेगा, क्योंकि आप इसको बता रहे हो, ठीक है? और जब रेफरेंसेस की बात आएगी, जब भी अभी ये लिखना शुरू करेगा ना, तो आपने नीचे हर हेडिंग को लिखवाते हुए साथ ये प्रॉम्प्ट में लिखना है कि मुझे इंटेक्स साइटेशन, यानी कम से कम इस आर्टिकल में 30 से ज़्यादा मुझे सोर्सेस ऐड करने हैं, यानी रेफरेंसेस ऐड करने हैं। लिहाजा अब आप जब लिटरेचर रिव्यू के अंदर बिलखुसूस आप इसको कहेंगे कि भाई दो आर्टिकल्स खुद तलाश करो, और उन दो आर्टिकल्स की एक पैराग्राफ में समरी दे दो, एक एक पैराग्राफ में, और एक पैराग्राफ उनका कोटेशन उठा लो, इक्तिबास उठा लो, और एक पैराग्राफ में उनका गैप लिख दो। यूं करके दो दो के आपने लिखवाना है। और साथ ये कहना है कि इंटेक्स साइटेशन के अंदर मुझे एपीएस स्टाइल के अंदर रेफरेंसेस भी देना, और आखिर में बिब्लियोग्राफी के लिए भी उसकी लिस्ट जो है ना वो इंक्रीज करते चले जाना। तो वो आखिर में पूरे 30 की 30 जो है ना वो बन जाएगी। तो लिहाजा हर हेडिंग के अंदर जो रेफरेंसेस हैं वो आपने साथ साथ ही उससे लेते चले जाना है, ठीक है? साथ साथ प्रॉम्प्ट के अंदर लेते चले जाना है, ठीक है? तो अब ये देखिए, इसने लिखना शुरू कर दिया। अब ये देखिए, एक एकेडमिक राइटिंग उसने स्टार्ट कर दिया। ये है, हिस्टोरिकली द पाकिस्तानी मदरसा सिस्टम ट्रैक्स इट्स रूट्स टू कॉलोनियल। एक एकेडमिक राइटिंग शुरू कर दी इसने, ठीक है? यहाँ तक इसने लिख दिया, ठीक है? नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन भी उसने एक ही पार्ट लिखा है। अगर चैट जीपीटी होता तो इस वक्त आपके आर्टिकल जो है ना वो मुकम्मल हो चुका होता है, लेकिन यहाँ फंसे हुए हैं आप। क्यों? इसलिए कि ये ओरिजिनल काम करके आपको देता है, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर मुझसे ये सवाल पूछेगा, मैंने इनके जवाब देने हैं। यूं करके आपने इसके साथ इन्वॉल्व होते चले जाना है, 10 10 20 20 मिनट एक एक प्रॉम्प्ट पे लगाना है। फिर देखिएगा कि आपका काम कितना बेहतरीन होता है। अच्छा, रेफरेंसेस का भी मैंने प्रॉम्प्ट समझा दिया है कि आपने उसको कहना है कि इस तरीके से मुझे प्रॉम्प्ट रेफरेंसेस की एक फहरिस्त भी दे दो। अब जब आपका आर्टिकल ये सारे का सारा लिखते चले जाएंगे, आप इसके आखिरी वाले हिस्से को फॉलो करते चले जाएं और आगे चलते चले जाएं, फॉलो करते चले जाएं, आगे चलते चले जाएं। और अगर आपका इंग्लिश में है तो अगर आपने कोई इसको मेनू ऑन कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो फिर स्टील राइटर वगैरह से जाकर इसको ह्यूमनाइज कीजिएगा। और उर्दू वाला है तो उसको जाकर रीडाइट आप अपने पैराफ्रेजिंग कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से गाइडेड लर्निंग को ख़त्म करके, क्योंकि एक ही चैट में आपने पूरा आर्टिकल ऊपर लिख दिया, तो आप मैनुअली एक एक प्रॉम्प्ट को, एक एक जवाब को कॉपी करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो उसके लिए ये है कि आप कैनवस का इस्तेमाल करेंगे, कैनवस। और आप कहेंगे कि प्लीज
of this article by using your canvas फीचर। अब मैंने इसको कहा कि कैनवस फीचर का इस्तेमाल करते हुए जितना भी ऊपर आर्टिकल मैंने एक ही चैट में यहाँ तक लिखवा चुका हूँ, उसको आप मुझे एक जगह पे जमा करके दे दो। तो अब होगा क्या कि एक ही क्लिक के ऊपर आप कॉपी कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपने पूरा आर्टिकल लिख के उसके बाद आगे चले जाना है। तो अब चूंकि वीडियो मेरी बहुत लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं लेकर चलना चाहता हूँ। आपने इसके हमेशा आखिरी वाले सवाल के ऊपर रहना है, और आगे जब आपने एक दफा हेडिंग बना दी, हेडिंग उसके जहन में आ चुकी है, अगली हेडिंग के ऊपर ये खुद काम करता चला जाएगा और आपको एक तैयार चीज जो है ना वो साथ देगा। आप उसको रीराइट करें उसको देख देख के, या उसको पैराफ्रेज करें अपने जाकर अल्फाज में, तो आपकी चीज जो है वो तैयार हो चुकी होगी। अब ये देखें, इसने कैनवस का इस्तेमाल करके पूरे का पूरा आर्टिकल जब आप तैयार हो चुका होगा, आखिर में 30 रेफरेंसेस की बिब्लियोग्राफी भी दे चुका होगा, तो ये सारा आखिर में इस तरीके से आएगा। ये देखें, ये अभी पूरा आर्टिकल मैंने लिखवाया नहीं था, लेकिन उसने एक एक डेमो और एक डमी सी मुझे ना उस पूरे आर्टिकल की बना कर दे दी। देखिए, पूरा आर्टिकल मैंने उसको कहा था कि ऐसे डमी से बना दो, तो आखिर में देखिए उसने रेफरेंसेस भी डाल दिए हैं और पूरा आर्टिकल एक तरह से खुद बना दिया है। हालांकि मैंने अभी तक तो इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखवाया ना। तो ये आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से आपका आर्टिकल आएगा। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी लिखाई वगैरह साफ नहीं होगी, तो अगर रेंडमली प्रिंट करते हो तो यहाँ से आकर प्रिंट कर सकते हो, सेव एज ए पीडीएफ भी कर सकते हो यहाँ से। और इधर से इस पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट टू डॉक्स कर दें, या कॉपी, पूरे का पूरा कॉपी भी कर सकते हैं और वर्ड के अंदर जाकर पेस्ट करते हैं। एक्सपोर्ट टू डॉक्स करेंगे तो ये गूगल डॉक्स में चला जाएगा आपका पूरा आर्टिकल। और जब ये पूरा आर्टिकल यहाँ आपका आ जाता है, तो इधर आपकी इसकी सेटिंग करें और इसके बाद इसको वर्ड के अंदर यहाँ से सेव कर दें। डायरेक्ट फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड पे जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप, या पीडीएफ के अंदर, या वर्ड के अंदर, यूजली आपको वर्ड के अंदर भेजना होता है अपने उधर जर्नल की तरफ, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके वर्ड में चला जाएगा। तो ये आज का एक पूरा ट्यूटोरियल मैंने जो बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिसर्च आर्टिकल को लिखने के हवाले से था, और साथ ही पब्लिश कैसे करवाना है, जर्नल्स की रिक्वायरमेंट्स को कैसे देखना है, इसके ऊपर था। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि जो आलमी तौर पर यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उन कॉन्फ्रेंसेज के अंदर पेपर कैसे पेश किया जाए, उसमें अप्लाई कैसे किया जाए, उसकी तरफ सफर कैसे किया जाए। चूंकि मैं खुद भी तुर्की जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको इस हवाले से भी मुकम्मल गाइड कर दूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो इसी हवाले से होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।